हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को नई नई चीजें कैपेसिटर के बारे में जानने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक आपके स्क्रीन पे लिख लेता हूँ। कैपेसिटर। अगर कोई आपसे पूछता है कि कैपेसिटर है क्या, तो आप लोग बोलना है कि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है ये। ठीक है। और चार्ज को स्टोर तो करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। और मतलब देता कैसे है? तो एट अ टाइम, मतलब कि अगर कोई भी डिवाइस को रिक्वायरमेंट होती है स्टार्ट होने के लिए, तो वहां पे कैपेसिटर हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, एंड सप्लाई इट एट वंस। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप जैसे ही फोटो क्लिक करते हो तो अच्छी क्वालिटी के लिए या लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से आए, तो आप लोग फ्लैश लाइट भी यूज करते हो उसका। ठीक है। तो वो सडनली जो सेल होता है वो उतना पावर नहीं दे पाता है जिससे वो फ्लैश एट अ टाइम काम करेगा। ठीक है। तो उसके लिए मोबाइल फोन में क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है। सिर्फ मोबाइल फोन पे नहीं, आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लाइक आपका फैन हो गया, ठीक है, आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसको स्टार्ट होने के लिए एक लाइक ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो उसको प्रोवाइड जो करता है वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। कैसे? तो कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जितनी की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना उसको दे देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग कैपेसिटर हम लोग डिजाइन करेंगे, और वो हम लोग कर सकते हैं अपने डिजायर के ऊपर। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिजाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप लोगों को मैं ना पिक्चर दिखा देता हूँ कैपेसिटर दिखता कैसा है बेसिकली। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो मोस्टली जो कैपेसिटर दिखता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ठीक है। और बाकी अलग अलग डिवाइसेस में जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा कैपेसिटर डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह का कैपेसिटर दिखता है। ठीक है। चलिए आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो पहली चीज तो हो गई स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बोल दिया कि सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट। ठीक है। वेरी हाई करंट का मतलब क्या हो गया? 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर। ठीक है, टू स्टार्ट देम, लाइक फैन, मोटर्स एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक क्या होता है? हाई करंट की जरूरत होती है, और उसको कौन प्रोवाइड कर सकता है? दैट इज कैपेसिटर। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर बैटरी भी तो स्टोर करता है, बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब अब वो किस फॉर्म में करता है? तो अब अगर आपको कोई बैटरी के बारे में बोले, तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलोगे कि बैटरी जो है, बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। और ये जो पावर देता है ना, वो काफी धीमा धीमा देता है, एट वंस नहीं देता है। जैसे कैपेसिटर आपको चाहिए तुरंत दे दिया, बट बैटरी ऐसा नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बैटरी को उस पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन ये उठता है कि इफ भी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा उठता है कि मान लो ये कंडक्टर है। ठीक है। अब इस पे हमने चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब तुम बोलो सर कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है प्रॉपर्टी कैपेसिटर का,
कि कितना चार्ज वो एक्सेप्ट कर सके, मतलब कैपेसिटी कितनी है उसकी चार्ज एक्सेप्ट करने की, ठीक है, दैट इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर में हम जितना चार्ज डालेंगे उसका कैपेसिटेंस उतना बढ़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ वी पुट द चार्जेस ऑन कंडक्टर इट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैन वी डू इट फॉर द लाइफ टाइम, क्वेश्चन ये है, कैन वी डू इट फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। तो अब आइए इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कंडक्टर पे आपने चार्जेस देना स्टार्ट कर दिया, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और के और आर कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमने चार्ज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है तो इम्पैक्ट कहाँ डालेगा, तो इसके आसपास वाले पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसके आसपास क्या है, एयर है, और एयर में क्या होता है, एटम, है ना। एयर में क्या मौजूद है, एटम। तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये होता है न्यूक्लियस, इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इधर, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी है कि इसी रिलेशन से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। अभी आएंगे इस पे भी हम लोग आएंगे। तो पहला बात क्या हुआ, पहला स्टेप हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर पे हमने क्या डाला, चार्ज डाला। चार्ज जैसे हमने डाला तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना चार्ज डाल रहे हैं चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकला, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इंपैक्ट डालेगा, तो इसके आसपास, तो आसपास क्या है मेरा, एयर है। तो एयर में क्या होता है, एटम। तो एटम ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बताओ इस ऑर्बिट पे ही क्यों घूम रहा है, इस ऑर्बिट पे इसलिए घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है जो खींचे हुए इलेक्ट्रॉन को, इसलिए अपने इसी ऑर्बिट पे घूम रहा है। अगर इसको जहां फोर्स मिला, ये क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ तो फोर्स इसको मिल ही रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो इलेक्ट्रॉन को मिल ही रहा है, बट ये निकल क्यों नहीं पा रहा है यहाँ से। रीजन इज दैट कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक फोर्स तो इसको खींच रहा है, कौन, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और दूसरा फोर्स कौन खींच रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, ठीक है। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल नहीं रहा बाहर, इसलिए नहीं निकल रहा है, जस्ट हमने कंसिडर कर दिया कि न्यूक्लियर फोर्स था 15 न्यूटन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहला एक डाला तो 1 न्यूटन का फोर्स डाला, दो चार्ज डाले तो 2 न्यूटन का, तीन डाले तो 3 न्यूटन का, ऐसे डॉट 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 करते 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 हमने 15 चार्ज डाला तो 15 न्यूटन का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी निकल नहीं रहा है यहाँ से निकल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स भी 15 न्यूटन का लगाया हुआ है। जबकि हम लोग मानते हैं कि एस ई डब्ल्यू जी, तो सबसे दुनिया का सबसे ताकतफुल पावरफुल जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एस का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, लाइक सबसे ज्यादा है, फिर उससे थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा सा कम है, ये बहुत कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से बताया गया है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है जो उसको खींचे हुए। अब जैसे ही ये 51 न्यूटन होता है तो अब क्या हुआ कि हमारा ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया न्यूक्लियर फोर्स से। तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा बाहर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, अंदर प्लस 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 प्लस, यहाँ से प्लस प्लस रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेट हो जाना उसी को कहते हैं आयनाइजेशन,
क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अब कंडक्टर पे था कि हम लोग चार्ज डाले जा रहे थे, डाले जा रहे थे, डाले जा रहे थे। अब क्या होगा, जैसे ही 51 न्यूटन हुआ तो हम स्टॉप कर जाएंगे। क्यों स्टॉप कर जाएंगे, अब हम लोग देख रहे हैं भाई चार्ज हम लोग यहाँ डाल रहे हैं बट हमें हवा पे दिख रहा है, तो मतलब लीकेज ऑफ चार्जेस दिखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक दैट, अगर बकेट में अगर मान लो 5 लीटर का कैपेसिटी है इसको भरने का, ठीक है, अगर हमने इसे 6 लीटर पानी डाल दिया तो ओवरफ्लो कर जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे ही हमने 51 न्यूटन जैसे हुआ, अब और ज्यादा चार्ज डालने लगे तो यहाँ पे प्लस वाला चार्ज हमें हवा में दिखने लगेगा और हम बोलेंगे लीकेज ऑफ करंट स्टार्ट हो गया और हम डालना बंद कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर दूसरी बात ये उठती है, उठ रहा है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो हवा में गया, ठीक है, अब वो जाएगा कहाँ पे, तो ये कंडक्टर जो है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है वो अट्रैक्ट कर लेगा इस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ। तो ये अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही उसने अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ तो फिर क्या होगा, तो चार्जेस ऑफ कंडक्टर, अब तुम ये बताओ कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन ये उठता है। चलिए आइए इसका आंसर देते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन क्या था, जैसे मान लो ये कंडक्टर था हमारा, ठीक है, अब यहां से ये एटम था, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बाहर निकला है ना, वो अट्रैक्ट हो गया कंडक्टर की तरफ। तो चार्जेस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो मेरा आंसर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट क्यों रहेगा भाई, चलिए इसका रीजन भी देख लेते हैं। हमने क्या बोला था कि बिफोर आयनाइजेशन 15 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है, हमने क्या करा +1 एक और चार्ज दिया तो 51 न्यूटन हुआ। तो जैसे 51 न्यूटन हुआ हमारा क्या, कौन सा फोर्स हुआ 51 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। तो जैसे 51 न्यूटन हुआ तो वो क्या करेगा, चार्ज को तोड़ देगा, इधर से चार्ज बाहर आ गया, तो ये सॉरी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट होकर के इधर जाएगा, तो अट्रैक्ट होकर के इधर जाएगा तो -1 करना पड़ेगा हमें, तो 15 न्यूटन। फिर हमने एक और चार्ज इस पे डाला, एक और चार्ज डाला तो +1 हो गया तो 51 न्यूटन। ठीक है, 51 न्यूटन हुआ, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट यहाँ पे चला जाएगा तो -1 करेंगे तो 50 न्यूटन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये था आपका बिफोर आयनाइजेशन, और ये आपका आफ्टर आयनाइजेशन। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने क्या देखा है, बिफोर आयनाइजेशन भी 50 न्यूटन था और आफ्टर आयनाइजेशन भी 50 न्यूटन है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि चार्ज ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड कांट पुट एनी अदर चार्जेस ऑन इट। क्लियर है, गॉट इट, समझ में आया। अच्छा, जब समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर टू एक्सेप्ट द, मतलब कितना कैपेसिटी है चार्जेस को एक्सेप्ट करने का, है ना, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, दो फॉर्मूला देखा था। दो फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और दूसरा देखा था V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। हम लोगों ने क्या देखा, चार्जेस बढ़ा रहे तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो C भी लग सकता है, C, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो कांस्टेंट टर्म लगेगा ना, दैट इज C। तो वही कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो C है वो किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि C इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए यहाँ से लग रहा होगा आप लोगों को C जो है वो Q और V पे डिपेंड करेगा, एकदम गलत है। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ
क्यू एंड वी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। तो सर डिपेंड किस पे करेगा? तो सी डिपेंड्स ऑन dimensions of conductor and property of medium। आया समझ में? कभी भूल से भी ये मत सोचना है कि सी जो है वो क्यू और वी पे डिपेंड करेगा। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। तो सी डिपेंड किस पे करेगा? सी डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये सब पे सी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो ये भी हम लोगों ने देखी। अच्छा, इसके यूनिट के बारे में तो बताया नहीं। यूनिट क्या होता है इसका? कैपेसिटेंस का यूनिट। तो ये चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? कूलम। और पोटेंशियल के लिए हमारा वोल्ट हो गया, है ना? तो सी बाई वी। तो सी बाई वी, जिसने इसको कैपेसिटर के बारे में जिसने बताया था, उनको ऑनर देने के लिए हम लोग उनका नाम ही लिखते हैं, दैट इज फैराड। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम लोग आ जाते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब सेपरेट, एकदम अलग कर देना। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमने स्फेरिकल एक वो ले लिया, कंडक्टर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने मान लिया टोटल चार्जेस क्यू हो गया। टोटल चार्ज इस पे क्या है? क्यू। पोटेंशियल वी है और रेडियस आर ले लिया यहाँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा? सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो सी इक्वल्स टू क्यू, वी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, के क्यू बाई आर। तो सी इक्वल्स टू आर ऊपर चला जाएगा, क्यू आर अपॉन के क्यू। क्यू क्यू हो गया कैंसिल आउट। तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया? आर अपॉन के। के का आप लोगों को पता है क्या होता है? आर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अब सी यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है। तो सी डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन। डायमेंशन पे डिपेंड करता है, दैट इज रेडियस, है ना? सी अभी बताया था ना, डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन, दैट इज आर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मीडियम भी बताया था। सी डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो मीडियम क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब एयर। अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होता तो वो मीडियम के लिए हो जाता। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस दो चीजों में बता रहे थे डिपेंड करता है। एक डायमेंशन, डायमेंशन आपका रेडियस, और दूसरा सी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, दैट इज एयर। एप्सिलॉन नॉट है तो एयर हो गया, और सिर्फ एप्सिलॉन रहता तो मीडियम हो जाता। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बनाना पॉसिबल है या नहीं है? तो चलिए आइए देखते हैं, दो एग्जांपल से इसको देखेंगे। पहला एग्जांपल ये है कि हमने ले लिया, इफ R is 1 मीटर, तो फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, 1 मीटर है और इसका हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले C का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था? 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो C इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट। R तो 1 मीटर है तो फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो C इक्वल्स टू मतलब कि 4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? तो 9 इंटू 10⁹ तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10⁹ ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा?
अब यहाँ पे ऊपर में अगर हमने वहाँ पे एक जीरो डाल दिया, मतलब 10 कर दिया, तो 9 इंटू 10 ये भी 10 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, 9 1 जा 9.9 1 जा 9, और सी कुछ आ गया हमारा 1.1 इंटू 10 फैराड, जो कि वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अगर मुझे 1 मीटर रेडियस दे दिया गया, ठीक है, और उसका कैपेसिटेंस बोलेगा निकालने के लिए, जो कि बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो एक और एग्जांपल देख करके देखते हैं। अगर मान लो आपसे बोल दिया गया कि 1 फैराड का कैपेसिटेंस बनाओ, 1 फैराड का, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि 1 फैराड का कैपेसिटेंस बना के दिखाइए। कैपेसिटेंस 1 फैराड का, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस? अब इस बार पूछ दिया व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस, कितना रेडियस होगा अगर 1 फैराड कैपेसिटेंस हम लोग बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने सी इक्वल टू क्या देखा था, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस बार आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर इक्वल्स टू सी, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फैराड दिया हुआ है ना, कैपेसिटेंस 1 फैराड दिया है। 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको जैसे ही बच्चा लोग तुम लोग सॉल्व करोगे, तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। तो ये जो आया है वैल्यू, ये क्या होता है, 1500 टाइम्स, क्या होता है, 1500 टाइम्स अर्थ ऑफ द रेडियस। मतलब इतना ज्यादा बड़ा बनेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं कि अर्थ के रेडियस से भी 1500 ज्यादा गुना बड़ा बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग स्पेरिकल कैपेसिटर जो है वो नहीं बना पाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर, कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, लाइक चार्जेस कैसे कैपेसिटेंस स्टोर करता है, नहीं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कैपेसिटर बनता कैसे है, हम लोग बनाएंगे कैसे कैपेसिटर को? ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग ये दिमाग में रखना, अगर कोई आपसे बोलता है कि कैपेसिटर बनता कैसे, तो आप सबसे पहले बोलना कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। पहला पॉजिटिव और अनदर इज नेगेटिव प्लेट होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। ठीक है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आइए देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पहला प्लेट लिया, प्लेट ए, ठीक है, तो वो लिया पॉजिटिव चार्ज प्लेट। क्या ले लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। प्लेट बी जो हम लोग ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, अनचार्ज मेटालिक प्लेट। क्या लिया हम लोगों ने, अनचार्ज मेटालिक प्लेट। तो ड्यू टू इंडक्शन के कारण प्लेट बी कंडक्टिंग प्लेट बन जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग प्लेट बन जाने के कारण यहाँ पे माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल द नेट वोल्टेज ऑफ प्लेट ए विल ड्रॉप। ये नेगेटिव पोटेंशियल के कारण ये जो यहाँ पे नेट वोल्टेज प्लेट ए का क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। ठीक है, और इस पॉजिटिव के कारण, इस पॉजिटिव के कारण, ड्यू टू पॉजिटिव लिटिल बिट पोटेंशियल विल इंक्रीज, इंक्रीज करेगा। तो अगर मान लो हम इसको यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ डू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। तो जैसे ही अर्थिंग करा हम लोगों ने,
तो फिर यहाँ से ये चीज गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने अर्थिंग करा तो ये चीज यहाँ से गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाने से अब फायदा क्या हुआ कि नेगेटिव प्लेट डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट क्या करेगा, नेगेटिव प्लेट डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। तो अगर इसका पोटेंशियल को गिराता है, तो हम लोग ने फॉर्मूला भी देख रखा है, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अगर ये गिरेगा तो चार्ज भी गिरेगा, अगर ये होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये होगा तो ये भी कम होगा। मतलब क्या हुआ, अगर पोटेंशियल कम हुआ तो चार्जेस भी कम होगा, चार्जेस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। गॉट इट, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है मेन फैक्टर फॉर द आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेन फैक्टर ऑफ द आयोनाइजेशन है, मेन फैक्टर फॉर द आयोनाइजेशन। क्लियर है। सो अगर ये कम होता है, मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप होता है, तो उससे क्या होगा, हम लोग वी कैन पुट द चार्जेस ऑन इट। तो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसी कारण हम लोग जैसे ही प्लेट ए में ड्रॉप होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो 50 चार्जेस था, अब ये ड्रॉप होकर के मान लो 30 तक चला गया, तो 20 और डाल सकते हैं। जैसे ये नेगेटिव वाला प्लेट ये ड्रॉप करवा दिया, तो मान लो 50 चार्जेस था तो अब 30 हो गया, तो 20 खाली रह गया ना, तो 20 और हम डाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और कोई भी तरह का दिक्कत, कोई भी तरह का डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और फिर उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।